नमस्कार बच्चों, जय हिंद। देखिए इस क्लास में आज क्लास 10th का अध्याय नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद, इसको पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, पहले इसका बेसिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए बच्चों कि सबसे पहली चीज यहाँ पर चर हमें समझना है। चर क्या होता है? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं बेटा? चल तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जिन भौतिक जिन राशियों के मान क्या होते हैं बच्चों, जिन राशियों के मान फिक्स नहीं होते हैं उन्हें चर कहते हैं। ऐसे एग्जांपल्स के लिए देख लो, x का मान 1 है, x का मान 1 है, x का मान 0 भी है, x का मान 3 भी है, x का मान -2 भी है। तो यहाँ पर x के एक ही राशि के कई सारे मान प्राप्त हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि x का जो है तो मान फिक्स नहीं है। ठीक है, इसी तरह से मान लो y का मान 0 हो सकता है, y का मान 1 हो सकता है, y का मान 5 हो सकता है, y का मान -3 हो सकता है। तो इस तरह से बच्चों y के मान हो गए, z के मान हो गए। तो यहाँ पर जो होते हैं बच्चों, तो जिनके मान फिक्स नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? चर। तो जिनका मान निश्चित ना हो उन्हें चर कहते हैं बच्चों। तो चर के बारे में हमने समझ लिया। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अचर की। ठीक है, तो अचर क्या होते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का मतलब है कोई भी संख्या होगी, कोई भी नंबर होगा बेटा, तो वो कांस्टेंट ही होता है। जैसे कि मान लीजिए, मान लो कि जैसे बेटा यहाँ पर बता देते हैं आपको कि जैसे 5 के बराबर है। मान लो जैसे आप लोगों ने अगर 9th क्लास में पढ़ा हो बच्चों कि कैपिटल G का मान क्या होता है? 6.67 गुणे 10 की घात -11। तो यहाँ पर कैपिटल G का मान फिक्स है, निर्धारित है। तो मतलब क्या है? ये भौतिक राशियां हैं बच्चों। ठीक है, क्या है? ये भौतिक नियतांक है, इसका मान फिक्स है। यहाँ पर ये भौतिक विज्ञान में ये चीज पढ़ते हैं। तो जिनका मान फिक्स होता है, निश्चित होता है, उन्हें कांस्टेंट कहते हैं, नियतांक कहते हैं बच्चों। ठीक है, उन्हें अचर भी बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमको जिन चीजों को पढ़ना है, जैसे कि मान लो बच्चों हम 5 के बराबर 5 पढ़ते हैं, मान लो 10 के बराबर 10 को पढ़ेंगे बेटा। ऐसा तो है नहीं कि 5 10 के बराबर हो जाए, 5 के और भी कई सारे मान हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर 5 का मान केवल 5 ही रहेगा, 10 का मान 10 रहेगा। तो मतलब क्या है कि 5 का मान फिक्स है कि 5 रहेगा और 10 का मान 10 रहेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिनका मान फिक्स होता है उन्हें हम अचर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में बच्चों हमको ध्यान देना है कि घात क्या है। तो घात के बारे में आपको समझते हैं, समझाते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर घात समझ लीजिएगा। घात क्या है? तो घात समझिए बेटा, घात पावर। ठीक है, चलो अब ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो बच्चों यहाँ पर हम 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर हमने इसको लिखा। तो बेटा यहाँ पर 5 कितनी बार लिखा? जितनी बार 5 लिखा है उसकी पावर उतनी ही लगा दो। तो 5 की घात 4 हो जाएगा बेटा, क्योंकि 5 को 4 बार लिखा गया। ठीक है, तो पावर का मतलब यह होता है कि किसी भी संख्या को कितनी बार गुणनखंड के रूप में लिखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मान लो हम 2 को लिखे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों? यहाँ पर 5 बार लिखा है, तो 2 की घात 5 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो पावर का मतलब होता है किसी भी संख्या को गुणनखंड के रूप में कितनी बार लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी का एक गुणनखंड उठा लेते हैं और उतनी ही पावर में लगा देते हैं भैया, उतनी ही घात लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये घात का मतलब है। तो घात का मतलब है कुल मिलाकर कि किसी भी संख्या को उसको जो है तो कितनी बार गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। अब आगे समझते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको समझना है बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक के बारे में समझते हैं बच्चों। ठीक है,
तो बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैंने आपको बताया कि चर क्या होते हैं, अचर बताया और घात बता दी बच्चों। तो यहाँ पर जो व्यंजक होता है बेटा, तो यहाँ पर एक बात समझिएगा, व्यंजक होता है तो वो अचर और अचर की गुणे में होता है चर, और चर की घात लगी होती है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर घात लगी होती है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर बीजीय व्यंजक होता है। अब इसमें कई सारे पद हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको प्लस माइनस की सहायता से कनेक्ट करते हैं आगे। ये बीजीय व्यंजक का आपका फॉर्मूला है। घात यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है बीजीय व्यंजक के लिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बीजीय व्यंजक जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? अचर। मान लीजिएगा कि मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, मान लो मैं एग्जाम्पल लिख दूं कुछ, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखते हैं, मान लो 4x3, यहाँ पर माइनस का लिख दिया मैंने। तो ये क्या है बच्चों? ये एक बीजीय व्यंजक है। मान लो यहाँ पर मैं दूसरा बीजीय व्यंजक लिख रहा हूं, यहाँ पर 1/x लिख दिया, या ऐसे लिख देंगे कि 4x2 लिख दिया, मान लीजिए ऐसे लिख देंगे। और अगला लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए कि 2x ऐसे लिख दिए। तो ये सारे के सारे क्या है बच्चों? यहाँ पर ये बीजीय व्यंजक लिखे हुए हैं, ठीक है। इनमें ये क्या है? कांस्टेंट है, ये चर है, ठीक है। ये ऊपर जो लिखा है घात है, यहाँ पर ये घात लिखी हुई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये सिंगल टर्म में होता है तो इसको सिंगल पद बोलते हैं बच्चों, इसको पद भी बोलते हैं। लेकिन अगर मान लो इनको ये सिंगल टर्म में लिखा होता है, सिंगल पद में लिखा होता है, तो उस कंडीशन में बोलते हैं एक पद वाला व्यंजक। अगर इन्हीं को हम प्लस माइनस की सहायता से जोड़ दें, तो यहाँ पर बच्चों एक बात याद रखिएगा कि इन्हीं सबको हम अगर प्लस माइनस की सहायता से कनेक्ट कर दें, जोड़ दें और इकट्ठा लिखें, तो वो क्या होता है? वो हमारे पास में बेटा कई पदों का व्यंजक बन जाता है, ठीक है। तो उसमें जितने पद होंगे हमारे पास में यहाँ पर प्लस माइनस में, तो वो कई पदों का व्यंजक बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो व्यंजक होता है अचर और चर और घात, तो तीन चीजों से मिलकर यहाँ पर व्यंजक बनता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर व्यंजक क्या है कि अचर और चर से मिलकर के व्यंजक का निर्माण होता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब यहाँ पर इस व्यंजक के बाद में हमको समझना है बेटा बहुपद। बहुपद क्या होता है? जो हम वीडियो में बीच बीच बोलते रहते हैं, तो बच्चों उसको नोट कर लीजिएगा, फेयर में बना लीजिएगा, ठीक है। उसको फेयर में हेडिंग वाइज लिख लीजिएगा। जैसे बहुपद की परिभाषा में लिखूंगा नहीं, लेकिन बोल दूंगा, ठीक है। तो उसको लिख सकते हैं आप। तो ध्यान दीजिएगा बेटा कि बहुपद क्या है। तो उससे पहले हमने आपको पूर्ण संख्याओं के बारे में बताया बेटा कि 0 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं बच्चों, ठीक है, तो वो क्या होती हैं बेटा? ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो 0 सहित, ठीक है, क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जो व्यंजक होता है, तो व्यंजक की घात में माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो माइनस जो होती है वो पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। माइनस की जितनी भी संख्याएं होती हैं बच्चों, वो पूर्ण संख्याएं नहीं होती। लेकिन जितनी भी संख्याएं प्लस की होती हैं और शून्य भी होता है, वो क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं भी होती हैं बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब बहुपद की परिभाषा आपको बताने वाले हैं, तो पहले मैं आपको बता दूं व्यंजक बहुपद क्या होता है, थोड़ा सा एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल 1-2 लिखते हैं पहले। तो ध्यान दीजिएगा, मैं एग्जाम्पल से लिख रहा हूं बच्चों। यहाँ पर लिखा है 2x + 1, ऐसे करके लिखा है। तो ये एक व्यंजक भी है और बहुपद भी है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात इसकी चर की घात देखनी। चर की घात देखना है बच्चों। तो चर की घात में यदि पूर्ण संख्या हो, यहां पर x की घात क्या है, x या y की घात हमको देखना है।
यदि चर की घात पूर्ण संख्या हो तो उसको हम बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? बहुपद। यदि मान लीजिएगा कि यदि किसी व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या हो बच्चों, तो उसको बहुपद बोलेंगे। यहां पर इस पद में, यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने व्यंजक का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहां पर इसकी घात -3 है, तो ये -3 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा बच्चों। तो ये बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद हो जाएगा, ये भी बहुपद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ x की घात 2 है, x की घात 2 और 2 जो होती है वो पूर्ण संख्या होती है बेटा। यहाँ पर x की घात 1 है, x क्या है वो, सॉरी 1 क्या है? पूर्ण संख्या। बच्चों ऐसा भी लिखा हो सकता है, ध्यान दीजिएगा कि मान लो ऐसे लिखा हो, अकेले कोई संख्या बस लिखी हो सकती, तो इसका मतलब है कि x की पावर यहाँ पर 0 है, तो x की पावर 0 होती है तो उस समय तो मैं आपको बता दूं कि 0 भी एक पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब है कि कोई भी अकेले संख्या भी लिखी हो तो वहां पर वो भी बहुपद होती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि बहुपद क्या होता है। अब सुनिएगा ध्यान से कि बहुपद एक विशेष प्रकार का ही बीजीय व्यंजक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बहुपद होता है वो एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है। यहाँ पर माइनस वाली संख्याओं, माइनस की जितनी भी संख्याएं होंगी वो x की घात में नहीं आएंगी, माइनस की या हमारे पास में बटे वाली जो संख्याएं होती हैं तो वो नहीं आ सकती हैं x की घात में या y की घात में। लेकिन जो बहुपद में नहीं आ सकती, लेकिन जो व्यंजक है व्यंजक में आ सकती है बच्चों। तो यहाँ पर बहुपद क्या हो जाएगा, अब मैं सटीक डेफिनेशन बोलने वाला हूं बच्चों कि बहुपद क्या होता है। ध्यान दीजिएगा कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी चर की घात पूर्ण संख्या हो, ठीक है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं बच्चों, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, तो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो x² + 1 लिखा है बेटा, तो ये एक बहुपद है। मान लो 2x + 1 लिखा है, मान लो 4x - 2 लिखा है। यहाँ पर मान लीजिएगा कि ऐसा लिखा है √x + 1 लिखा है, तो यहाँ पर रूट लग गया। रूट का मतलब है यहाँ पर रूट नहीं लगना चाहिए बच्चों, यानी कि इसकी घात 1/2 हो गई। तो 1/2 जो होती है वो हमारे पास में पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो जो यहाँ पर घात में हमारे पास में लगा होता है तो पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। चलो तो बच्चों ध्यान देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखो बहुपद के बारे में मैंने समझा दिया। अब बहुपद का देखो, चलो तो यहां पर ध्यान देंगे बच्चों, क्या है कि हमको समझना है भाई बहुपद की घात पढ़ना बच्चों, ठीक है। हमको समझना बेटा बहुपद की घात, तो बहुपद की घात क्या होती है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। बहुपद की घात सर पर आ रहे हैं, चलो तो बहुपद की घात क्या है, ध्यान दीजिए। कौन? चलिए तो ध्यान दीजिए बच्चों, बहुपद की घात क्या होती है समझना। यहां पर जो चर की अधिकतम घात होगी, मतलब बहुपद में उपस्थित जो चर होता है उसकी अधिकतम घात जो है तो होती है, तो उसी को हम बहुपद की घात कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा है x² + 1 लिखा बेटा, तो इसकी अधिकतम घात कितनी है बेटा, यहाँ पर 2 है। तो जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात होती है। यहाँ पर लिखा है 2x + 1, ठीक है, तो x की घात 1 है बच्चों, तो यहाँ पर इसकी घात कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पर 1 हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि बहुपद की घात क्या है। अब मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ, x³ +
2x² प्लस का 3 ऐसा लिखा हुआ बच्चों। अब यहाँ पर जो x की घात में 3 है वो सबसे बड़ी घात, तो इसकी घात क्या हो जाएगी बेटा, इस बहुपद की घात हो जाएगी 3। तो बच्चों क्या होता है कि किसी बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। ओके, इसके बाद में बच्चों हमको समझना है बहुपद का मानक रूप। ठीक है, बहुपद का मानक रूप समझना बच्चों। तो बहुपद का मानक रूप समझेंगे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। बहुपद का मानक रूप, तो बहुपद का मानक रूप क्या होता है, बहुपद का मानक रूप। ठीक है, बहुपद का मानक रूप है जो उसके बारे में समझिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो बहुपद का मानक रूप है, समझो। तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक बहुपद लिखा है, समझना, यहां पर लिखा है 2x प्लस का 3x³ प्लस 3 ऐसे करके लिखा बच्चों। तो यहां पर इसमें घातों का क्रम नहीं, मान लो स्क्वायर है, यहाँ पर x लिख देते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर घातों का क्रम से नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो अब इसको मानक रूप में लिखते हैं बच्चों। तो मानक रूप जो है, ध्यान दीजिएगा, तो मानक रूप की बात करें तो बेटा सबसे जो बड़ी घात होगी उसको आगे लिखेंगे। तो 3x³ प्लस 2x² प्लस का 3x इस तरह से लिखेंगे बच्चों। तो ये हमारा क्या हो गया, बहुपद का मानक रूप हो गया। मतलब क्या है, घातों के घटते हुए क्रम में पदों को लिख देना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। तो घातों के घटते हुए क्रम में पदों को लिख देना बहुपद का मानक रूप कहलाता है बच्चों। तो यहाँ पर हमने बहुपद का मानक रूप समझ लिया है। अब हमको समझना बेटा कि बहुपद का मान क्या होता है। चल, तो मैं यहाँ पर बहुपद का मान निकालना आपको बताऊंगा कि क्या होता है बहुपद का मान। तो बहुपद का मान, बहुपद का मान क्या है बेटा बच्चों, समझना कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मान लीजिए कि px बराबर हमारे पास में कोई बहुपद दिया है x प्लस 2। ठीक है, ऐसा दिया है, ये बहुपद है, x प्लस 2 दिया है। तो यहाँ पर बेटा हमें x बराबर 1 पर जो है तो इस px का मान चाहिए। तो मतलब px की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ पर p1 निकालना है बेटा। तो यहाँ पर हम x की जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2, तो यहाँ पर p1 का मान आ जाएगा 3। मतलब जो बहुपद का x बराबर 1 पर मान है वो कितना आ जाएगा, 3। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुपद का जो मान होता है तो इस तरह से निकाला जाता है। जो वैल्यू निकल के आती है उसे बहुपद का मान कहते हैं। अब यहाँ पर बच्चों एक चीज और समझना है कि बहुपद का जो है तो शून्यक क्या होता है, शून्यक के बारे में समझते हैं बेटा। ठीक है, तो बहुपद के शून्यक, तो बहुपद के शून्यक समझ लेते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक, ठीक है। तो बहुपद के शून्यक जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे पास मान लो ये px बराबर हमारे पास में x माइनस 5 दिया है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बहुपद का शून्य ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, तो इस बहुपद का शून्य का मतलब है कि x का मान ज्ञात करना, सीधी सी बात है। तो आपको बहुपद का शून्य ज्ञात करना है तो यहाँ पर px को शून्य के बराबर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर px बराबर शून्य मान लिया और px का मान कितना दिया है बच्चों, x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। अब इस 5 को उस तरफ भेजोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा x बराबर 5। तो यहाँ पर जो x का मान आया है, अगर इस मान को हम बहुपद में रख दें तो बहुपद का मान 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि px का मान 0 मैंने लिया। तो यहाँ पर रख के चेक कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p अगर हम 5 निकालें बच्चों तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो p5 का मान 0 हो जाता है। तो कहने का मतलब जो बहुपद का शून्यक होता है
तो उसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर समझने वाली बात है कि चर का ऐसा मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य कर देता है। ठीक है, चर का ऐसा मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य कर देता है, उसे जो है तो हम बहुपद का शून्य कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो बहुपद का शून्य पढ़ लिया है। अब हम आपको थोड़ी सी बातें बताएंगे बच्चों कि बहुपद के प्रकार कितने हैं बेटा। ठीक है, तो बहुपद के तो कई सारे प्रकार हैं, लेकिन आपको सिंगल चर वाला बहुपद पढ़ना है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर बहुपद के प्रकार समझ लेते हैं बच्चों थोड़ी सी। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार बच्चों। ठीक है, तो बहुपद के प्रकार ध्यान दीजिएगा। अब क्या है कि बहुपद के प्रकार समझते हैं बेटा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, चर के आधार पर लिख सकते हैं, चर के आधार पर, और घातों के आधार पर बेटा, घात के आधार पर, घात के आधार पर। ठीक है, तो बच्चों यहां पर चर के आधार पर कह सकते हैं कि यदि उस किसी भी बहुपद में सिंगल चर आया हो, एक ही चर आए, जैसे कि मान लो x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 लिखा है यहाँ, तो यहाँ पर x ही आ रहा है बार बार। ठीक है, तो यहां पर बेटा एक चर वाला बहुपद होगा, एक चर वाले। ठीक है, एक चर वाले हो जाएंगे बच्चों। अगर मान लो यहां पर दो चर आ रहे हैं, मान लो x प्लस वाई प्लस 3 लिखा है, तो यहां पर ये हो जाएगा दो चर वाले बेटा, दो चर वाले बहुपद हो जाएंगे। ठीक है, दो चर वाले। अगर मान लीजिए कि तीन चर आ रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है, तो यहाँ पर तीन चर वाले बहुपद हो जाएंगे बच्चों, तीन चर वाले बहुपद हो जाएंगे। ठीक है, तो तीन चर वाले, तो जितने चर आएंगे यहां पर उतने ही चर वाले बहुपद बनेंगे। तो यहां पर चर के आधार पर हमने इस तरह से बताया। अब यहां पर बच्चों घात के आधार पर बहुपद को बता सकते हैं, मतलब कि घात जितनी होगी, जैसे कि मान लो x प्लस 1, तो यहाँ पर घात क्या है, सिंगल घात है, तो यहां पर बोल सकते हैं कि एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद, तो बेटा इस बहुपद के अगर ग्राफ खींचें तो एक सरल रेखा बनता है। तो इस बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद भी बोलते हैं, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो सरल रेखा होता है। ठीक है, अच्छा जी, यहां पर अगर मान लो घात 2 हो गई, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिखा है, तो बेटा ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया बेटा। अगर मान लो कि इसकी घात 3 है, x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लिखा है बेटा, तो यहां पर क्या हो गया, इसको त्रिघात बहुपद बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। तो ये हमारे पास में इस तरह से हम घात के आधार पर बहुपदों को डिवाइड कर सकते हैं, जितनी घात लगी होगी उतनी ही घात का बहुपद बनेगा। तो बच्चों इस तरह से हमने बहुपद के बेसिक के बारे में सीखा है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, ये बात समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद में हम आपको जो है तो प्रश्नावली प्रोवाइड कराएंगे बच्चों। ठीक है, प्रश्नावली का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा आपको। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों कि शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ज्यामितीय अर्थ बच्चों, ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पर मैं कई सारे ग्राफ बना लेता हूं इस तरह से, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने ग्राफ बनाया हुआ है,
मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ग्राफ खींचा है, दूसरा ग्राफ बनाते हैं बच्चों, मैंने फर्स्ट वाला ग्राफ बनाया, दूसरा ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये ग्राफ है। यहाँ पर एक तीसरा ग्राफ बनाते हैं बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम आपको एक तीसरा ग्राफ बनाते हैं भाई। तो बच्चों ये x है, ये y है, ठीक है। तो इधर से इस तरीके से ये ग्राफ गया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा ग्राफ बना लिया, चौथा एक बना लो बच्चों। तो यहाँ पर एक इस तरह से ग्राफ बनाएंगे, इस प्रकार से बच्चों, ठीक है। इसका हमने ये ग्राफ बनाया, एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक है, ये वाई अक्ष है। अच्छा जी, एक तीसरा ग्राफ भी बना लेते हैं बच्चों, पांचवा सॉरी, ठीक है, पांचवा ग्राफ भी बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, इस तरह से हम ग्राफ बना रहे हैं। तो कई सारे हमने ग्राफ बनाए हुए हैं बेटा। तो यहां पर एक बात आपको समझनी कि ये जो ग्राफ होता है, ये इस तरह से जो हमने अलग से खींचा है, ठीक है, एक्स अक्ष वाई अक्ष की बात नहीं हो रही, केवल इस ग्राफ की बात करेंगे। यदि ये ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं पर कट कर रहा है, जितनी जगह पर कट कर रहा है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस ज्यामितीय निरूपण में दिख रहा है कि ये ग्राफ जो है तो सीधे गया है, ये केवल वाई अक्ष को कट कर रहा है, यहाँ पर एक्स अक्ष को एक भी नहीं कट कर रहा। तो एक भी नहीं कट कर रहा है, तो इसके जो शून्यक होंगे, इसके शून्यक होंगे बच्चों, वो क्या होंगे, शून्यकों की संख्या जो होगी वो क्या होगी, संख्या शून्य हो जाएगी बच्चों, एक भी शून्यक नहीं होंगे इसके, ठीक है। अब ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी, एक जगह दो जगह, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी बच्चों, शून्यकों की संख्या की जो संख्या होगी वो हमारे पास में कितनी होगी बेटा, दो हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पर बच्चों इसमें एक्स अक्ष को कितनी जगह पर कट कर रहा है, तीन जगह पर कट कर रहा है बेटा, ठीक है। तो तीन जगह पर कट कर रहा है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके शून्यक कितने आ जाएंगे बेटा, शून्यक इसके आ जाएंगे, शून्यकों की संख्या जो आएगी बराबर तीन आ जाएगी बेटा, ठीक है, तीन आ जाएगी। और इसमें देखो ये वाई अक्ष कट कर रहा है, वाई अक्ष को नहीं गिनना, केवल एक्स अक्ष को कितनी जगह पे कट कर रहा है, सिंगल जगह पे। तो यहाँ पर बेटा शून्यक इसके कितने हो जाएंगे, शून्यक बराबर कितने होंगे बेटा, इसके एक शून्यक होगा। और इसमें ध्यान दीजिएगा, ये एक्स अक्ष को इधर कट के एक दो तीन, तो तीन जगह यहाँ पे, एक जगह यहाँ पे स्पर्श कर रहा। तो बेटा ये जितनी जगह पे स्पर्श करता है उतने ही इसके शून्य, तो इसके शून्यक कितने होंगे बच्चों, इसके शून्यक हो जाएंगे चार, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार कट करेगा उसके उतने ही शून्यक प्राप्त होंगे, ठीक है बच्चों। तो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये पूरे चैप्टर का बेसिक था। अब हम आपको अगली क्लास में जो है तो बच्चों आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, गर्मियों में जो है तो एंजॉय करिए, पढ़ाई का एंजॉय करिए, मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आपको इसको नोट भी करना है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेना है फेयर में विधिवत तरीके से। इसके बाद में बेटा अब एक्सरसाइज बताएंगे आपको, तो उसमें भी जो फॉर्मूले वगैरह नोट कराएंगे तो आप लोग नोट कर लीजिएगा।